Hello guys, welcome back to my YouTube channel Spectrum Infinite. I am Aditya Sharma and today I'll be discussing about the chapter Unit and Dimensions. Important chapter है जिसको कि बहुत एस्पिरेंट्स, बहुत टीचर्स नेगलेक्ट भी करते हैं, बहुत जगह तो स्किप भी कर दिया जाता है, जो कि बहुत गलत है क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से जेईई मेन और नीट में खास करके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको इस चैप्टर के तो नहीं लगेंगे, बट कोई और दूसरे चैप्टर्स के 12th की मॉडर्न फिजिक्स की बात कर ले या काइनेमेटिक्स की बात कर ले, 1D 2D कोई भी चैप्टर को भी आप ले लो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि दूसरे चैप्टर्स में जाकर मर्ज हो जाता है। और कभी कभार जो सवाल पूछे जाते हैं 4 ऑप्शंस आप डायमेंशंस के थ्रू ही एलिमिनेट कर पाओगे, और अगर 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए तो 50% हेडेक तो आपका सवालों के लिए ऐसे ही कम हो गया। और साथ ही कभी कभार 3 ऑप्शंस तक भी एलिमिनेट हो जाते हैं, तो जो बचा वो आंसर होगा, इसलिए ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आइए हम लोग साथ में इस चैप्टर को समझेंगे और सारे टॉपिक्स जो भी पूछे जाते हैं और इस चैप्टर के अंदर लाई करते हैं उनको अच्छे से एक एक करके बारीकी से समझेंगे और सवाल कैसे फ्रेम होते हैं वो भी देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें, एक रिवीजन सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है, क्रैश कोर्स सीरीज़ कह सकते हो आप, जिसमें कि एक चैप्टर फिजिक्स का आपको अच्छे से समझाया जाएगा, 1 शॉट में समझाया जाएगा, और साथ ही इसके नोट्स भी हमारे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसको कि अगर आप प्रिपेयर अच्छे से कर लेते हो तो सवाल इसके बाहर नहीं आएगा। तो इन केस अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाओ और साथ ही टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। So without any delay guys, let's start with unit and dimensions. So चैप्टर स्टार्ट करते ही सबसे पहला टॉपिक जो आपको देखने को मिलता है वो है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इसके अंदर हम लोग बात करें तो 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ आते हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल की बात करें तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करते। मतलब दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल हमने दे रखा है यहाँ पे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। अगर आप मास को ले लो तो मास में किसी भी लेंथ का टर्म तो आता नहीं है। अगर आप कहते हो 5 kgs तो 5 kgs में कोई लेंथ का टर्म तो आता नहीं है। टाइम में आप सेकंड लोगे या मिली सेकंड लोगे, नैनो सेकंड लोगे, उसमें कोई मास या लेंथ का टर्म तो आता नहीं है। टेम्परेचर बोलोगे तो डिग्री सेल्सियस बोलोगे, केल्विन बोलोगे। करंट लाइकवाइज, मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 टाइप के होते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। अब मूव करते हैं हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ये जो होते हैं बिल्कुल फंडामेंटल के वाइस वर्सा होते हैं। इनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब ये फिजिकल क्वांटिटीज़ केवल और केवल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के रूप में ही एक्सप्रेस हो सकते हैं। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की तरह इंडिपेंडेंट नहीं होते। लाइक एग्जाम्पल हमने दे रखा वेलोसिटी, डेंसिटी, ये डेंसिटी है, फोर्स एंड एटसेट्रा। बहुत फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है। एक्सेलरेशन ले लो आप, जैसे वेलोसिटी अगर आप लिखोगे तो वेलोसिटी को क्या लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये देखो यहाँ पे लेंथ आ गया और यहाँ पे टाइम आ गया, जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है। अब जैसे आप डेंसिटी लोगे तो डेंसिटी में क्या लिखोगे, मास अपॉन वॉल्यूम। मास देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आ गया, और वॉल्यूम मतलब क्या होता है, लेंथ का क्यूब। तो यहाँ पे देखो लेंथ का क्यूब आ गया, मतलब ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेम चीज़ यहाँ फोर्स में भी अप्लाई होगी। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। ये 2 होते हैं, एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनकी यूनिट्स तो होती है बट डायमेंशन नहीं होता। जैसे एंगल यूनिट क्या बोलोगे, डिग्री। उसके बाद रेडियन, जैसे सॉलिड एंगल यूनिट क्या बोलोगे, स्टेरेडियन। बट क्या आपने कभी सुना है कि एंगल का एक डायमेंशन है या सॉलिड एंगल का एक डायमेंशन है जो कि लेंथ के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, मास के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है? नहीं होता। तो इसीलिए इन फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट्स होता है बट डायमेंशन नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे जो कि है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। इसमें आपको एक खास चीज़ ध्यान रखनी है जो कि NU बराबर कांस्टेंट, यानी कि N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू U। और यहाँ पे N क्या है, N है न्यूमेरिक वैल्यू और U क्या है, उस न्यूमेरिक वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग जो यूनिट आपने ले रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 यहाँ पे N का वैल्यू है और मीटर पर सेकंड जो है वो U है, यानी कि यूनिट। अच्छा, अब इस इक्वेशन के थ्रू कुछ ग्राफ्स भी बनते हैं जो कि काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी हद तक सिमिलर है, हम लोग देख लेते हैं। जैसे NU को अगर आप U के साथ ड्रॉ करोगे तो NU बराबर कांस्टेंट है, तो आप NU ले लो और इस एक्सिस में आप कुछ भी ले लो, वो तो कांस्टेंट ही आएगा, डिपेंड ही नहीं कर रहा। अच्छा, लाइकवाइज यहाँ पे देखो NU और नीचे N या U, आप कुछ भी रख लो, ये तो डिपेंड ही नहीं करेगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब अगर आप इस एक्सिस पे U रखते हो और यहाँ N रखते हो, या फिर इस पे आप N रखते हो और इस पे U रखते हो, यहाँ पे देखो N जो है वो 1/U के प्रोपोर्शनल है, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सिंपल इक्वेशन बन रहा है जो कि एक ऐसा कर्व होगा दोनों के केस में, क्योंकि आप इसको इधर लेके जाओ या फिर इसको नीचे लेके आओ, एक ही बात है।
अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। यहाँ पे मेजरली 2 टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। जो nu इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, इस इक्वेशन से आपको 2 टाइप के क्वेश्चन ही मिलेंगे जो कि जेईई मेन और नीट में पूछे जाते हैं। अच्छा, पहला तो है जहाँ पे आपको ये बोला जाएगा कि फाइंड रिलेशंस बिटवीन यूनिट्स। मतलब आपको ऐसा बोला जाएगा सवाल में कि एक यूनिट है, सपोज कि लेंथ का यूनिट है, अगर हम लोग उसको डबल करते हैं, उस लेंथ की यूनिट को डबल करने के बाद एरिया की यूनिट में या फिर वॉल्यूम के यूनिट में क्या चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, और इसके करस्पॉन्डिंगली एरिया के यूनिट क्या आ जाएगा फिर मीटर स्क्वायर। अगर हमने लेंथ के यूनिट को डबल किया, मीटर से अगर 2 मीटर कर दिया, तो एरिया के यूनिट क्या हो जाएगा, 2 मीटर का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने यूनिट को ही डबल कर दिया है, मीटर को 2 मीटर कर दिया है। ठीक है, तो 2 मीटर का होल स्क्वायर 4 मीटर स्क्वायर, पहले मीटर स्क्वायर था, बाद में 4 मीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि 4 टाइम्स हो गया। ऐसे क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको nu बराबर कॉन्स्टेंट नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि आप समझो ये जो इक्वेशन है ना, इसको आप तभी अप्लाई करोगे जब आपको न्यूमेरिक वैल्यूज़ के बीच में रिलेशंस पूछेगा। आगे कैसे पूछेगा वो हम देखेंगे, बट आप इसको तभी अप्लाई करोगे जब न्यूमेरिक वैल्यूज़ के बीच में आपको रिलेशन निकालना हो। आप इसको तब अप्लाई कभी मत करना जब आपको यूनिट्स के बीच में रिलेशन पूछे। जैसा कि हमने अभी एग्जांपल दिया, लेंथ का यूनिट को डबल करने के बाद एरिया का यूनिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको nu बराबर कांस्टेंट को अप्लाई नहीं करना। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, इसको काफ़ी एस्पिरेंट्स करते हैं जिससे कि उनका आंसर गलत आता है। अच्छा, तो दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें हमको बोला जाता है कि जो हमने अभी बताया, फाइंड न्यूमेरिक वैल्यू बाय चेंजिंग यूनिट्स। मतलब आपको लेट सपोज कि कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू दे रखा था और आपको किसी और यूनिट में उस न्यूमेरिक वैल्यू का नया वैल्यू पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट से 5 kg मीटर पर सेकेंड। अब आपको सवाल में बोलेगा कि लेट से द न्यू यूनिट इज़ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आपको उस यूनिट के करस्पॉन्डिंगली नया वैल्यू बताना है, न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस दूसरे टाइप में पूछे जाते हैं। अच्छा, अब हमने थ्योरी देखा तो हम लोग सवाल भी देख लेते हैं कि कैसे पूछे जाते हैं, जिसका हमने एग्जाम्पल दिया। सवाल ही नहीं देखा तो फिर फिजिक्स किस बात की, है ना। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है कि इफ़ यूनिट ऑफ लेंथ बिकम्स डबल देन द यूनिट ऑफ एरिया बिकम्स, जैसा कि हमने एग्जाम्पल दिया था। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है जो कि अब आपको समझ में आएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी समझा दिया है। उसके ही तरह हमने एक दूसरा क्वेश्चन भी दे रखा है जहाँ पे आपको nu बराबर कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा। ये तो सवाल था जहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करना है, ये उसका एग्जाम्पल था। अब ये एग्जाम्पल में आपको इस टाइप के क्वेश्चन में nu बराबर कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेट से कि हमने जैसे एग्जाम्पल दिया था वैसे सिमिलर एग्जाम्पल यहाँ पे है कि 5 मीटर स्क्वायर एरिया का नया वैल्यू बताओ अगर यूनिट ऑफ लेंथ को हमने डबल कर दिया। ठीक है, एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन है, तो आप अब समझ पाओगे। और फिर 1-2 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स भी हमने साइड में दे रखे हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। वैसे आप इसको डायरेक्टली इस फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हो, बट आपको इसको डायरेक्टली ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बार इसका कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा, है ना। काइनेमेटिक्स जैसे चैप्टर में किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में आपको बार बार कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप इसको याद रख लो। किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकेंड में जाना है तो 5/18 से आप गुना कर दो, और मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में आना है तो 5/18 से डिवाइड कर दो या फिर 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। एक ही बात हुआ ना। अच्छा, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। तो इस टॉपिक को देखने के पहले सबसे पहले आपको तो ये समझना पड़ेगा कि डायमेंशंस होते क्या हैं। बहुत लोग होते हैं कि इस पूरे टर्म को वो लोग डायमेंशन समझते हैं, जो कि बहुत गलत है। तो इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे दे रखा है कि लेट्स एक फिजिकल क्वांटिटी P है और उसका डायमेंशन जो है वो एक्सप्रेस किया जा रहा है मास के टर्म में x के पावर में और l का पावर y और t की पावर x। अब देखो, ये जो मास का पावर x है, l का पावर y है और t का पावर x है, ये जो पावर है ना, इसको कहते हैं डायमेंशंस। ठीक है, और ये जो पूरा टर्म है ब्रैकेट के अंदर, इसको हम लोग डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी आपसे कोई पूछे तो आप ये मत कह देना कि ये पूरा टर्म डायमेंशन है। नहीं, डायमेंशन मतलब फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का रेज टू पावर जो होगा उसी को हम लोग डायमेंशन कहेंगे। बिल्कुल क्लियर है, एकदम सिंपल वर्ड्स में हमने समझाया, और इस पूरे टर्म को हम लोग डायमेंशनल फार्मूला बोलेंगे, बस दैट्स इट। अब देखो, हमने यहाँ पे कुछ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज़ दे रखी हैं जो कि बहुत से एस्पिरेंट्स को कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है। थ्योरेटिकल सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं और वैसे भी आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में आपको हेल्प होता है ऑप्शन से एलिमिनेट करने में। तो जैसे एग्जांपल हमने दे रखा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये डायमेंशन लेस है। क्यों? क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एंगल है, तो ये एक एंगल है जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताता है, थीटा जिसको कहते हैं। तो ये एंगल है तो ये डायमेंशन लेस होगा।
अच्छा, उसके बाद किसी भी सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ का जब आप रेशियो लेते हो, लेट्स से कि आपने परमिटिविटी का रेशियो ले लिया, परमिएबिलिटी का रेशियो ले लिया, है ना, उसके बाद आप किसी चीज़ की एफिशिएंसी एक्सप्रेस करना चाहते हो, वो कितना एफिशिएंट है, 90%, 80%, तो ये जो जितने टर्म्स होते हैं ना, जो फिजिकल सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ के रेशियो होते हैं, वो हमेशा आपके डायमेंशनलेस आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप लेट सपोज कि लेंथ का रेशियो ले रहे हो, तो ऊपर भी लेंथ आएगा मीटर, नीचे भी लेंथ आएगा मीटर, आपस में कैंसिल हो जाएगा, कोई डायमेंशन ही नहीं बचेगा, है ना। होप आप समझ गए होगे। अच्छा, फर्दर आपका फिर एंगल, सॉलिड एंगल जो हमने ऑलरेडी बताया था, स्ट्रेन क्योंकि डेल्टा एल बाई एल होता है, तो सेमी फिजिकल क्वांटिटीज है, चेंज है तो क्या हुआ, डेल्टा एल का भी तो अगर आप मीटर से मीटर घटाओगे तो यूनिट तो मीटर ही आएगा ना भाई। हाँ, उसके बाद आप लेंथ से डिवाइड कर रहे हो तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, ये भी डायमेंशनलेस होता है। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उसके बाद आपके जितने भी एक्सपोनेंशियल आपके रेशियोज, एक्सपोनेंशियल आपके फंक्शंस होते हैं, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शंस जितने होते हैं, ये सारे आपके डायमेंशनलेस होते हैं ना, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो आगे तो फिर तो हमने आपको ये बताया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जितने होते हैं और एफिशिएंसी मतलब सेम ही चीज़ की रेशियो, वो आपकी हमेशा डायमेंशनलेस आएगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखो, लाइकवाइज जैसे हमने डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ को देखा, वैसे ही कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके आपस में डायमेंशन सेम होते हैं। मतलब जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट और आपका एंगुलर मोमेंटम, इनका डायमेंशन जो है वो सेम आता है, ठीक है। वैसे ही बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जिसको हमने लिख रखा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इस चैप्टर से, जब सवाल आता है तो आपको पता होना चाहिए, टाइम आपका बचेगा। जैसे आपका प्रेशर हो गया, एनर्जी डेंसिटी, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, स्ट्रेस, इनका सब का डायमेंशन जो है वो सेम आता है और प्रेशर के ही बराबर आता है। जैसे जो लोग 11th में पढ़े हैं वो लोग जानते होंगे कि जो बल्क मॉड्यूलस हो गया, फिर स्ट्रेस हो गया, इन सब का जो फॉर्मूला है वो आपका प्रेशर के ही जैसा आता है, तो डायमेंशन भी प्रेशर की तरह ही आएगा। जैसे बल्क मॉड्यूलस जो है उसमें ऊपर फोर्स अपॉन एरिया आता है और उसके अपॉन में फिर आपका डेल्टा वी बाई वी आता है, तो डेल्टा वी बाई वी का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो ऊपर क्या बचा, फोर्स अपॉन एरिया, तो वो आपका प्रेशर हो गया। उसके बाद फिर स्ट्रेस आप ले लो, वो तो डायरेक्टली फोर्स अपॉन एरिया ही होता है ना। अलग अलग टाइप के स्ट्रेस होते हैं जिसको कि हम लोग आगे जो चैप्टर, जब ये चैप्टर आएगा तो उसमें देखेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर आपका टॉर्क हो और एनर्जी, इनका भी डायमेंशन सेम होता है। उसके बाद फिर जैसा हमने बताया प्लैंक्स कांस्टेंट और आपका एंगुलर मोमेंटम, इनका भी डायमेंशन सेम होता है। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज़ कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी होंगे जब उनका डायमेंशन सेम हो। मतलब सिंपल सा आप बात समझो कि आप टाइम के साथ टाइम को ही ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना। आपको अगर हम बोले 5 सेकंड माइनस 5 kg, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो अपने सब्जी वाले को जाके बोलना कि भैया 2 kg आलू और 1 लीटर प्याज दे दो। फिर जो आगे वो आके बोलेगा वो आप कमेंट्स में आगे ज़रूर लिखना, है ना। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जोक्स अपार्ट, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है जो हमने आपको अभी बोला कि ऐसा हम लोग कभी भी नहीं कर सकते और नहीं होता ऐसा। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन की। तो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में डायमेंशन मैटर नहीं करता। हाँ, अब आप ऐसा नहीं है कि अगर लेट सपोज कि 5 मीटर है या 2 मीटर है, अगर आप उसको हम आपको बोले कि 1 सेकंड से डिवाइड कर दो, है ना, या फिर 2 सेकंड से डिवाइड कर दो, तो 2 मीटर डिवाइडेड बाय 2 सेकंड आपका क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी हो गई, तो वेलोसिटी का तो यूनिट होता ही है ना मीटर पर सेकंड, तो मीटर से आप सेकंड को तो डिवाइड किए ही हो, इसमें बुरा क्या है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में कभी भी डायमेंशन जो है वो मैटर नहीं करता। आप दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के पहले आप डायमेंशन आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, सेम होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमने आपको यहाँ पे ऑलरेडी नोट्स में अपने दे रखा है, आप इस पे एक बार नज़र डाल देना। हम समझा देते हैं कि लेट सपोज कि पहला सवाल बोला है कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेट से कि वो दिया हुआ x = 80 + bt², तो और आपको इसमें पूछा गया कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b। अच्छा, आप सुनो, इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आपको पूछे ना कि एक इक्वेशन दे दे, उसमें आपको एक दूसरे कोई कांस्टेंट है उसका डायमेंशन पूछ रहा है ना, एक इक्वेशन देने के बाद, तो इन सब टाइप के क्वेश्चंस में आप एक सिंपल सी चीज़ किया करो, जितने भी प्लस और माइनस वाले सिंबल है ना, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन नहीं, ध्यान से सुनना, प्लस और माइनस वाले जो सिंबल है ना उसको हटा के आप इक्वल टू का साइन लगा दो, क्योंकि आपको तो यहाँ पे डायमेंशन से मतलब है। और हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि सेम टाइप की चीज़ें ही, सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ का ही जिनका डायमेंशन सेम हो, वही केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 80 + bt² लिखा हुआ है तो 80 को अगर आप bt² से ऐड कर रहे हो तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा।
तो आप इसको हटा के आप इक्वल टू लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है x इक्वल 80 इक्वल्स BT²। अब आपका सवाल जो है वो पूरा सॉल्व हो चुका है, आपको कुछ नहीं करना, बस इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही डायमेंशन निकालना है। तो अगर आपको a का डायमेंशन अब चाहिए तो x/t कर दो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे x के अपोजिशन दिया हुआ है ना, तो लेंथ हुआ ये LT का पावर -1 सीधे। अच्छा, अब b का डायमेंशन चाहिए तो इसको नीचे लेके जाओ, तो ये हो जाएगा x/t², तो ये हो जाएगा आपका LT -2। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में भी सेम आपको वेलोसिटी का इक्वेशन दे रखा है 80 + b/t + c। अच्छा, अब देखो आपको a b c का डायमेंशन पूछा है, c का तो एक बार में आ गया आपका, है ना, क्या हो जाएगा t के बराबर होगा, टाइम से आप ऐड कर रहे हो तो उसका भी डायमेंशन तो टाइम ही होगा। अच्छा, अब देखो a का पूछा है तो a को आप कुछ मत करो, ये सारे प्लस का जो साइन है उसको हटा के आप इक्वल टू लगा दो। अब नीचे देखो हमने c यहाँ नहीं लिखा है, उसका सीधा सा मतलब है c से a से और b से तो हमको कोई मतलब है नहीं। अब आपने टाइम से टाइम को जोड़ा तो नीचे डायमेंशन क्या आएगा, टाइम का ही आएगा ना, हमको तो डायमेंशन से मतलब है। यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला के आंसर थोड़ी निकाल रहे हैं, हमको तो डायमेंशन चाहिए ना। अच्छा, तो आप यहाँ पे c लिखो ना लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, तो अब आपको a का निकालना है तो v/t लिख दो आप, तो v/t का डायमेंशन क्या हो जाएगा LT का पावर -2। b चाहिए तो इसको आप ऊपर ले जाओ तो vt हो जाएगा, तो आप इसका डायमेंशन जो है वो LT -1 × t क्या हो जाएगा, t से t कट जाएगा तो आपका l बचेगा। बस दैट सिंपल है, सिंपल एज दैट। ऐसे जब भी सवाल आए आप ऐसे ही अप्रोच किया करो, सेकंड्स में आपके आंसर आएंगे, ठीक है, आई प्रॉमिस, सेकंड्स में आंसर। अब नेक्स्ट इसी चैप्टर में एक टॉपिक तो नहीं कहोगे आप, बट एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं जो कि थ्योरेटिकल होते हैं और जेईई मेंस और नीट में दोनों में पूछे जाते हैं। तो उसी का ट्रिक हमने एक चार्ट बना के 2 चार्ट्स में हमने दे रखा है और इसी चार्ट को आपको प्रिपेयर करना है। बस इस चैप्टर से ना ऐसे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रेम होंगे, इससे बाहर सवाल पूछे ही नहीं जाते, है ना, और ना ही पूछे जा सकते क्योंकि कोई स्कोप ही नहीं है। और आपको पता ही है अभी आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे एनटीए के द्वारा असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उन सब के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप एनटीए पे बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रस्ट कर रहे हो और सोच रहे हो कि मन ही मन नहीं, फिजिक्स में तो थ्योरेटिकल नहीं आएगा। आप उठा के देख लेना, इसी साल बहुत से थ्योरेटिकल पूछे हैं जेईई में और नीट दोनों में। वैसे भी वो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे पता नहीं कौन से नशे कर रहे हैं अभी, तो नीट का हाल अभी आप जान ही रहे हो। बट खैर, जोक्स अपार्ट, हम लोग इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर रहते हैं, पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब उनका दिमाग घूम जाए और ऐसे सवाल पूछ लें। अच्छा, तो इस चैप्टर से भी आपको 2 स्टेटमेंट्स फ्रेम किए जाते हैं, जिसमें कि आपको एक स्टेटमेंट में लिखा रहता है कि अ फिजिकल क्वांटिटी हैज़ यूनिट या फिर अ फिजिकल क्वांटिटी हैज़ डायमेंशन, और स्टेटमेंट 2 में ही उसके ही करस्पॉन्डिंगली आपको यूनिट या डायमेंशन से रिलेशन पूछ लेंगे कि लाइक अगर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है तो उसका डायमेंशन मस्ट है होना, या फिर मे और मे नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो उसी चीज़ का यहाँ पे हमने एक तरीका दे रखा है। सो लेट्स से कि कहता है कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है तो सबसे पहले तो आप ये समझो एक यूनिट और डायमेंशन में आप कैसे जानेंगे कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसका तरीका आप देखो कि आप ना यूनिट को, एक फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है आप उसको फर्स्ट फ्लोर समझो। मान के चलो एक घर है, उसका फर्स्ट फ्लोर जो है वो यूनिट है, ठीक। अच्छा, लाइकवाइज करस्पॉन्डिंगली उसका जो डायमेंशन है ना आप उसको सेकंड फ्लोर समझो, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर भी ले सकते हो, खैर उससे कोई मतलब नहीं है। इसको आप फर्स्ट फ्लोर समझो और डायमेंशन को जो है आप सेकंड फ्लोर समझो। अब एक बात बताओ, अगर फर्स्ट फ्लोर है तो क्या ये ज़रूरी है कि सेकंड फ्लोर होना चाहिए? नहीं। अब बंदे का मन किया एक तला घर बना लिया, क्या दिक्कत है? ज़रूरी थोड़ी है कि 2 तल्ले में रहेगा। अच्छा, बट सिमिलरली अगर हम ऐसा बोले कि अगर किसी घर में सेकंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर नहीं है तो क्या आप ये मान पाओगे? नहीं ना, ऑब्वियसली उसने फर्स्ट फ्लोर बनाया होगा, उसके ऊपर ही तो सेकंड फ्लोर बनाया होगा ना। तो आप अंतर समझ पा रहे हो? अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है तो ज़रूरी नहीं है कि डायमेंशन भी होना चाहिए। अगर किसी घर का फर्स्ट फ्लोर है तो ज़रूरी नहीं है कि सेकंड फ्लोर भी होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल आप ले लो, लाइक एंगल का यूनिट होता है रेडियन, बट क्या उसका डायमेंशन होता है? नहीं, है ना, बताया था हमने आपको। अच्छा, लाइकवाइज अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है तो क्या उसका यूनिट नहीं हो? ऐसा पॉसिबल है? नहीं यार। अगर किसी चीज़ का डायमेंशन है, लेट्स से कि उसका डायमेंशन m है, ठीक है, m है, तो उसका तो यूनिट होगा ना, तभी तो उसके करस्पॉन्डिंगली आपने डायमेंशन में एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सोच के देखो, अगर लेट्स से कि हम ऐसा कह रहे हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन है mLT-1 मगर उसका यूनिट ही नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं ना। अगर उसका डायमेंशन mLT-1 है तो उसका यूनिट होगा kg मीटर पर सेकेंड, है ना। होप आप समझ पा रहे हो जो क्या क्रोनोलॉजी है दोनों में। तो इसी के जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं हमने यहाँ पे दे दिए हैं, जिसको कि आपको ध्यान रखना है, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। जैसे कि अगर आपको बोले कि अ फिजिकल क्वांटिटी डजंट हैव यूनिट, तो क्या ये ज़रूरी है कि उसका डायमेंशन नहीं होना चाहिए? हाँ, क्योंकि घर में फर्स्ट फ्लोर ही नहीं है भैया, तो इट शुड नॉट हैव डायमेंशन, इट
मस्ट नॉट हैव डायमेंशन, है ना। अगर बोले एक फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव डायमेंशन, तो मे और मे नॉट हैव यूनिट, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर सेकंड फ्लोर नहीं है तो ज़रूरी है कि फर्स्ट फ्लोर भी नहीं होगा, नहीं हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अगर घर हुआ तो हो सकता है हो, सेकंड फ्लोर नहीं है ना, उसके ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। अच्छा, अगर हम ऐसा बोले कि ये फिजिकल क्वांटिटी हैज़ डायमेंशन, तो ये तो ज़रूरी है ना कि उसका यूनिट होना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर तो होना चाहिए, तभी सेकंड फ्लोर भी बनेगा। अच्छा, अब इसी के तरह एक और टाइप के सवाल यहाँ पे जो कि बिल्कुल पिछले वाले की तरह सिमिलर है, बट यहाँ पे क्या है कि एक इक्वेशन के लिए आपको पूछा जाता है। लाइक एक अगर इक्वेशन है, लेट्स से कि अगर हम बोलें एनर्जी इक्वल टू 3/2 kBT, ठीक है। आप इसको उसमें पढ़ोगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ोगे। लेट्स से कि इक्वेशन है 3/2 kT, ठीक है। तो आप समझो कोई भी इक्वेशन फिजिकली करेक्ट कब होता है, जब उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो, या फिर आप उसको फिजिकली अप्लाई करके आंसर सही निकाल पा रहे हो, है ना। अगर हम बोले कि एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT, ठीक है, और अगर हम एक जगह बोले एनर्जी इक्वल टू ½ kT, तो आप ये ध्यान रखो कि दोनों का डायमेंशन तो सेम है, क्योंकि 3/2 और 1/2 का डायमेंशन तो होगा नहीं, और दोनों में kT आ रहा है, तो डायमेंशन तो दोनों का सेम होगा। इसका मतलब दोनों इक्वेशंस डायमेंशनली तो सेम होंगे, बट फिजिकली क्या दोनों सही है, नहीं। 3/2 kT एक्चुअल फार्मूला है और 1/2 kT तो हमने रॉन्ग बोला है। तो डायमेंशन सेम होने के बावजूद भी क्या ये ज़रूरी है कि फार्मूला जो है, जो इक्वेशन है, वो फिजिकली करेक्ट हो, नहीं, है ना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर यहाँ पे डिफाइन किया है। लेट्स से कि डायमेंशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने आपको अभी समझाया, तो उसको हम लोग फर्स्ट फ्लोर कह देते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको आप बेस माना करो, अगर वो नहीं होगा तो उसके ऊपर वाला नहीं होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो लाइक वाइज फिजिकली करेक्ट जो अगर कोई इक्वेशन होगा उसको हमने सेकंड फ्लोर बोल दिया, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ऐसा बोले कि इक्वेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग, ठीक है, तो रॉन्ग का मतलब समझो, इसका मतलब फर्स्ट फ्लोर नहीं है। तो अगर फर्स्ट फ्लोर नहीं है तो ऊपर वाला फ्लोर भी तो नहीं होगा ना, बेस ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर इक्वेशन कोई डायमेंशनली रॉन्ग हो गया तो ये 110% श्योर है कि वो फिजिकली करेक्ट कभी हो ही नहीं सकता, वो मस्ट भी फिजिकली रॉन्ग हुआ। हो ही नहीं सकता कि अगर कोई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी या फिर कोई फिजिकल क्वांटिटी का इक्वेशन अगर डायमेंशनली रॉन्ग है तो फिजिकली सही हो जाए, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली रॉन्ग हो गया तो उसका फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, फिर क्या आप उससे एक्चुअल वैल्यूज़ कैलकुलेट कर पाओगे। लेट्स से कि हमने एग्जांपल लिया था एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT, और लेट्स से कि हमने यहाँ पे टेम्परेचर को हटा के मास लगा दिया, एनर्जी इक्वल टू 3/2 km। तो क्या इस फॉर्मूले से आप वापस से एनर्जी कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। टेम्परेचर हमने हटा के मास लगा दिया, अब आप वहाँ पे मास रखोगे, आंसर ही गलत आएगा। तो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गई, और वो कैसे खत्म हुई, हमने डायमेंशन ही चेंज कर दिया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे डायमेंशन चेंज करने के बाद फिजिकली कोई भी इक्वेशन सही हो ही नहीं सकती, ठीक है। इसका हमने एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले सारे केसेस को कवर कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई बोले कि जैसे ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है ना, वो आपका क्वेश्चन है, और इसके करस्पॉन्डिंगली जो ब्लू में लिखा हुआ है वो आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, तो लाइकवाइज अगर आपको कोई बोले कि फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, तो अब देखो फर्स्ट फ्लोर है तो सेकंड फ्लोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इट मे और मे नॉट भी फिजिकली करेक्ट, कोई गारंटी हम लोग नहीं ले सकते। अच्छा, लाइकवाइज अगर आपको कोई बोले कि इक्वेशन इज फिजिकली रॉन्ग, मतलब उसका सेकंड फ्लोर नहीं है, तो क्या ये ज़रूरी है कि फर्स्ट फ्लोर भी ना हो, नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इट मे और मे नॉट बी करेक्ट डायमेंशनली, ओके फाइन। अच्छा, अगर आपको कोई बोले कि द इक्वेशन इज़ फिजिकली करेक्ट, मतलब सेकंड फ्लोर उसका है ही है, ठीक है, 110% है सेकंड फ्लोर, तो ऑब्वियस है आपका फर्स्ट फ्लोर भी होगा, ग्राउंड फ्लोर भी होगा, है ना। तो अगर आपका कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट हो गया तो ये मस्ट है कि वो डायमेंशनली करेक्ट भी होगा, ठीक। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। लेट्स से कि काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग लिखते हैं ½ mv², हर किसी बच्चे को पता होता है, आप चौथी पाँचवीं के पूछ लेगा वो भी बता देगा। अच्छा, तो लेट्स से कि हम काइनेटिक एनर्जी को ½ mv बोलते हैं, तो क्या ये फिजिकली करेक्ट हुआ, नहीं, और क्या ये डायमेंशनली करेक्ट हुआ, नहीं। यहाँ पे v का स्क्वायर आना चाहिए था, मगर हमने एक ही v लिखा है, तो डायमेंशन भी इसका मैच नहीं कर रहा, और फिजिकली तो करेक्ट है ही नहीं, क्योंकि इससे आंसर गलत आएगा आपका, तो इसकी सिग्निफिकेंस ही नहीं है फिजिकली, ठीक है। अब देखो सेकंड में काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 mv²। अब देखो मामला mv² में गड़बड़ नहीं है, 3/2 में गड़बड़ है, इसका मतलब 3/2 का डायमेंशन तो होता नहीं है, तो mv² के कारण जो डायमेंशन ऊपर आ रहा था, सॉरी जो एक्चुअल फार्मूले में आएगा ½ mv² में, वो आपका यहाँ भी आएगा, मतलब इन दोनों इक्वेशंस का डायमेंशन हमेशा मैच करेगा। बट क्या जो सेकंड वाला जो इक्वेशन है उससे आप आंसर सही निकाल पाओगे। अगर आपको हम मास की वैल्यू दे दें और वेलोसिटी की वैल्यू दे दें एक बॉडी की, तो अगर हम आपको बोलें कि काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो अगर आप लिखते हो 3/2 mv², तो क्या उसका आंसर सही ला पाओगे आप, नहीं, गलत आएगा। तो डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और इसका डायमेंशन दोनों में सेम आएगा, ठीक है। बट क्या ये फिजिकली सही है, नहीं,
तो ये डायमेंशनली करेक्ट है बट फिजिकली रॉन्ग। ठीक, अच्छा अब जो एक्चुअल फार्मूला है उसकी बात हम लोग करते हैं। लेट्स से कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², जो कि एक्चुअली होता है। अब देखो क्या ये फिजिकली करेक्ट है? हाँ, इससे आंसर सही आएगा हाँ। और क्या ये डायमेंशनली सही है? हाँ, mv² ही आता है काइनेटिक एनर्जी में तो, है ना। आप इसकी डायमेंशन निकाल के देख लो और एनर्जी की डायमेंशन mlt-2 होती है, निकाल के देख लो, सही आएगा एकदम, दोनों का सेम आएगा। तो ये प्रूव हो गया कि डायमेंशनली भी करेक्ट है और फिजिकली भी करेक्ट है, जो कि एक्चुअल फार्मूला है आपका। बस दैट्स इट। होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इन टॉपिक से जैसे भी आपको क्वेश्चंस फ्रेम करके दिए जाए आप उनको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो दिस वाज अबाउट द वीडियो गाइस, होप यू लाइक द कंटेंट और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको एक शॉर्ट में ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा और आप इंटायर चैप्टर का रिवीजन कर पाए हो, क्योंकि हमने कुछ नहीं छोड़ा, जितने भी टॉपिक्स होते हैं हमने सारे कवर कर दिए। तो अगर आपको हेल्प हुई है और आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाएं, इससे हमको मोटिवेशन मिलती है आगे और भी वीडियोस बनाने की। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके साथ साथ उन्हें भी हेल्प हो। लास्टली, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड ईच एंड एवरी टाइम वी अपलोड अ न्यू वीडियो। उसके साथ साथ टेलीग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें, जिससे कि आपको ये सारे नोट्स और साथ ही क्वालिटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।